जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा वर्ष 2029 तक। अंटार्कटिका की बात करें अगर तो इसे अनुसंधान का महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका को। और 3 रिसर्च सेंटर है वर्तमान में भारत के यहाँ पर। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। 3 यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है भारत के रिसर्च सेंटर स्थापित है। लेकिन जो मैत्री अनुसंधान है इसकी जगह मैत्री-2 अनुसंधान स्थापित करने की घोषणा की है भारत सरकार द्वारा। और 2029 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो मैत्री मिशन है इसकी जगह मैत्री-2 मिशन को भेजा जाए। जो आर्कटिक है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। तो जो आर्कटिक है, आर्कटिक पर कौन सा भारत का मिशन है यहाँ पर? तो हिमाद्री स्टेशन स्थापित है भारत के द्वारा। आर्कटिक जो आर्कटिक है यहाँ पर, और जो अंटार्कटिक है यहाँ पर 3 मिशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। सर्वोच्च चोटी कौन सी है अंटार्कटिका महाद्वीप की? तो माउंट विंसन मेसिव यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है एक अंटार्कटिका पर? तो माउंट इरेबस यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, माउंट इरेबस को। अगर बात करें कि जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से स्ट्राम्बोली ये कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है। भारत में कौन सा है? तो बेरन द्वीप कहाँ पर है? भारत में। इसके अलावा जो बेरन द्वीप के अलावा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है भारत में? तो नारकोंडम में, नारकोंडम ज्वालामुखी यहाँ पर ये प्रसुप्त ज्वालामुखी भारत में अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुम, माउंट क्राकातोवा ये कहाँ पर स्थित है? माउंट क्राकातोवा कहाँ पर स्थित ज्वालामुखी है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। मोनालोवा ज्वालामुखी, मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर, यूएसए में है मोनोलोवा ज्वालामुखी, ये भी ध्यान रखना है। और जो हवाई द्वीप है इसकी राजधानी क्या है? तो होनोलुलु इसकी हवाई द्वीप की राजधानी है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा अभी हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त तो कौन सा है? तो मेरियाना ट्रैप है जो, यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और पैसिफिक ऑफ रिंग फायर जो प्रशांत महासागर का अग्निवलय है, प्रशांत महासागर के आसपास जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसे पैसिफिक ओशन रिंग फायर, अर्थात जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसके चारों ओर जो ज्वालामुखी है की रिंग बनती होती है, इसलिए इसे ज्वालामुखी की रिंग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के लिए 3 थीम का निर्धारण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, उपयुक्त सभी इन तीनों वर्षों को घोषित किया गया है 2025 के रूप में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगर बात करें 2025 की थीम किसे घोषित किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा? तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता वर्ष और शांति एंड विश्वास का वर्ष घोषित किया है 2025 को। अगर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह घाना के द्वारा दिया था। और घाना ने यह प्रस्ताव क्यों दिया था? क्योंकि 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जो हाइजेनबर्ग है इनके द्वारा क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी गई थी और उसके 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में घाना द्वारा क्वांटम एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने इससे 100 वर्ष पहले क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी थी। और सहकारिता और शांति एंड विश्वास का वर्ष घोषित किया गया है। जो भारत में इस बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, यहाँ पर प्रस्ताव आया था नई दिल्ली में जो सहकारिता और शांति एंड विश्वास का वर्ष घोषित करने के लिए 2025 को। तो 2025 में यह 3 थीम है, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता वर्ष, शांति और विश्वास वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। 2024 को केमलिट्स वर्ष, ऊँटों के वर्ष के रूप में घोषित किया था महासभा ने। 2023 को मोटे अनाज, मिलेट्स के वर्ष के रूप में घोषित किया था और इसकी अनुशंसा भारत ने की थी। 2026 को संस्कृत
संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो फिलेमोन यांग के द्वारा की गई है और ये कैमरून के रहने वाले हैं। इन्होंने अध्यक्षता की थी 79वें सत्र के अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। 193 देश इसके सदस्य देश है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और इसके जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग प्रमुख है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसके 6 अंग होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अमेरिका है, यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और नवाब सलेम अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट के हेड बने हैं। यहाँ पर कुल कितने न्यायाधीश होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने 9 वर्ष का होता है। और इसके अध्यक्ष भी नवाब सलेम बने हैं। और जो भारत के कौन से एडवोकेट है यहाँ पर? तो जो दलवीर भंडारी है राजस्थान के, वर्तमान में ये यहाँ पर कार्यरत है, न्यायाधीश है इंटरनेशनल कोर्ट में। घाना की अगर बात करें तो घाना की राजधानी क्या है? तो अक्रा घाना की राजधानी है। और 2025 में हमने गणतंत्र दिवस की हमारी थीम क्या रखी है? तो 2025 को हमने हमारे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की जो गणतंत्र दिवस है उस दिवस की थीम क्या रखी है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है 2025 के गणतंत्र दिवस की। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा हमारा, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो मिशन 425 के द्वारा जासूसी उपग्रह को दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। मिशन 425 यह जासूसी इस मिशन के तहत जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है और अपना तीसरा जासूसी उपग्रह भेजा है दक्षिण कोरिया ने। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से। और रॉकेट कौन सा था? तो जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से मिशन 425 को। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को अभी यहाँ पर दक्षिण कोरिया में जो राजनीतिक अस्थिरता है और अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तारी का वारंट दिया था यहाँ की न्यायालय ने। स्पेडेक्स मिशन अभी किसने भेजा है? इसरो के द्वारा भेजा गया है स्पेडेक्स मिशन को। और जो PSLV 60 है, PSLV-C 60 इसके द्वारा भेजा गया है स्पेडेक्स मिशन को। इसके द्वारा डॉगिंग की जाएगी अंतरिक्ष में, अर्थात जो 2 उपग्रह है इनको आपस में जोड़ा जाएगा। प्रोबा 3 मिशन हमने PSLV-C 59 के द्वारा भेजा था। आदित्य L1 को PSLV-C 57 के द्वारा भेजा गया था। एक्सपोसेट को PSLV-C 58 के द्वारा भेजा था। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को हमने SSLV D3 शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 के द्वारा भेजा था। बोइंग कंपनी का जो स्टारलैंडर था रॉकेट, इसके द्वारा सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई है। और इन्हें लाने के लिए क्रू 9 मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो जो नासा और जो स्पेस एक्स है इन दोनों ने मिलकर क्रू 9 मिशन भेजा था। पोलरिस डोन मिशन अभी किसने प्रारंभ किया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा पोलरिस डोन मिशन लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष पर्यटन के लिए इस पोलरिस डोन मिशन लॉन्च करता है कौन? स्पेस एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। जूनो जो है यह किसने भेजा था? जूनो मिशन। तो यह चीन द्वारा भेजा गया है। न्यूट्रिनो के रिसर्च के लिए जूनो मिशन भेजा गया था। लुपेक्स मिशन जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, अर्थात जो ध्रुवी चंद्रमा के ध्रुव है उनके अध्ययन के लिए लुपेक्स मिशन भारत और जापान का संयुक्त मिशन भेजा जाएगा। लकड़ी का उपग्रह पहला लिग्नोसेट किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया लकड़ी का पहला उपग्रह लिग्नोसेट। ये आपको ध्यान रखने कुछ उपग्रह। और हमने चंद्रयान 3 किससे भेजा था? तो LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा भेजा था, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन इंदौर शहर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इंदौर ने जलवायु मिशन प्रारंभ किया है ऊर्जा साक्षर बनने के लिए। और इसमें क्या होगा? ऊर्जा साक्षर अर्थात जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाएगा। और कार्बन उत्सर्जन के तरीकों को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है, इस कार्बन उत्सर्जन के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों के अंदर उन्हें जागरूक किया जाएगा। और विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनेगा इंदौर। इसका लक्ष्य है बनने का, इसलिए इसने ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया है।
एनर्जी स्वराज फाउंडेशन इसके लिए कार्य करेगी और 100 दिन का यह अभियान होने वाला है ऊर्जा साक्षरता के लिए। और इससे एनर्जी सेविंग जो ऊर्जा की सुरक्षा है या उन जो कार्बन का कम उत्सर्जन है और किस प्रकार ऊर्जा एनर्जी को सेव किया जा सकता है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है हमारे भारत का, तो इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर है भारत के। इंदौर की अगर बात करें तो 18वीं लोकसभा में नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ पर मिले थे, 2 लाख से अधिक वोट मिले थे नोटा को इंदौर में। यहीं पर 18वीं लोकसभा की जो सबसे बड़ी जीत है यह शंकर लालवानी जी की होती है इंदौर सीट से ही। निर्विरोध कौन जीता गया 18वीं लोकसभा में, कौन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्विरोध चुनकर गया है, तो मुकेश दलाल जी जो सूरत के हैं यह निर्विरोध चुनकर गए थे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में यह निर्वाचित हुए। सबसे छोटी जीत कहाँ पर हुई थी, तो जो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे छोटी जीत होती है 18वीं लोकसभा में। 1 जनवरी 2025 से अपने यहाँ भीख देना किसने प्रतिबंधित कर दिया है, तो अभी भीख देना अपराध घोषित कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से इंदौर के द्वारा भीख देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला, हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है, तो ECTA जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। और जो यह समझौता है इसका दूसरा वर्ष है, इस समझौते का दूसरी सालगिरह है। ECTA इसका फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग एंड व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता अर्थात इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इसका संबंध इससे है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य, और इसकी यह दूसरी वर्षगांठ है इसके जो एग्रीमेंट हुआ था इसकी। और इसका उद्देश्य क्या है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का, तो जो व्यापार है उसको बढ़ाना है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य व्यापार को बढ़ाना, और इसके लिए जो टैरिफ है, जो कर लिया जाता है, जो चुंगी ली जाती है उसको कम करना और दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है आर्थिक सहयोग एंड व्यापार समझौते का। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अभी किसने भारत से हटा दिया है, किस देश ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था भारत का वह हटा दिया है, तो स्विट्जरलैंड ने यह दर्जा अभी भारत को बाहर कर दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन से। GATT अर्थात जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रीटी, इसके जगह कौन सा नया जो संस्था है उसकी स्थापना होती है गेट की जगह, तो WTO की स्थापना होती है। और GATT का फुल फॉर्म कभी पूछता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म है। WTO की स्थापना इसकी जगह 1 जनवरी 1995 को होती है। और इसकी हेड कौन है वर्तमान में जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है, तो जो नागोजी ओंकाजा इबेला है इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है WTO की हेड के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है, तो जो मराकेश संधि है इसके द्वारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ये भी आपको कुछ ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो अजय बंगा जी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है। और IMF के प्रमुख कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय, USA की राजधानी वाशिंगटन DC में इनका मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का, ये आपको याद रखना है। और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों की स्थापना होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे आप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो आपको एक रिफ दिखाई देगी जिसे हम ग्रेट बैरियर रिफ के नाम से जानते हैं, जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रिफ, जो प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया है इसके उत्तर पूर्व में 1300 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है ग्रेट बैरियर रिफ की। और इसी के जो स्थलीय भाग है यहाँ पर एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई देगी, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही माउंट कोसियुस्को चोटी स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। अगर बात करें यहाँ पर चक्रवात को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो विली विलिस कहा जाता है चक्रवात को। यहाँ पर प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। डाउन्स क्या है, तो यहाँ पर घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ भी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही मर्रे और डार्लिंग नदियाँ प्रभावित होती है। कालगुर्डी और कालगार्डी ये जो सोने की खान है ये भी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है कालगुर्डी और कालगार्डी
जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कुएँ हैं जिनमें से अपने आप पानी ऊपर आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उत्सुत कुएँ कहा जाता है। इन कुओं को उत्सुत कुएँ कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख मरुस्थल कौन सा है, तो गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट गिब्सन जो मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। और MCC मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल या मेलबर्न जो क्रिकेट क्लब है, इसमें अभी किसे शामिल किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को शामिल किया गया है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है, तो एक राष्ट्र एक सदस्यता का संबंध जो इनफिलिपनेट है, इससे संबंधित है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका संबंध केंद्र सरकार से, अर्थात वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है और 1 जनवरी 2025 से यह लागू हो चुका है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अर्थात जो भी शोध पत्र हैं, जो भी डिजिटल शैक्षणिक सामग्रियाँ हैं, उन्हें आप एक सब्सक्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। जो भी सरकार की शोध पत्र, जो डिजिटल शैक्षणिक सामग्रियाँ हैं, उन्हें केवल आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उस एक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत इन सभी पत्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। और जो इनफिलिपनेट है, यह इसे जो रेगुलेट करने वाला है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यह 3 वर्ष के लिए योजना को लागू किया गया है और इसके तहत सरकार जो 6000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और किस मॉडल पर आधारित है यह, तो पढ़ने के लिए भुगतान करें मॉडल पर आधारित है, अर्थात इसको पे करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और अगर आप पे करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी शोध पत्र, डिजिटल शैक्षणिक सामग्रियाँ है गवर्नमेंट की, वो सभी आप एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा। तो जो हमारा मंत्रालय है सूचना और पुस्तकालय, जो सूचना और हमारा IT मंत्रालय है, उसके अंतर्गत सूचना पुस्तकालय जो नेटवर्क है, वह इनफिलिपनेट है, यह इसके अंतर्गत आता है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के अंतर्गत। और यह इनफिलिपनेट इसको संचालित करने वाला है। इनफिलिपनेट का अगर फुल फॉर्म देखेंगे आप, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। और जो UGC है, UGC के अधीन इनफिलिपनेट कार्य करता है, अर्थात UGC इसे कंट्रोल करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। UGC ने अभी हाल ही में महिलाओं को विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो जो शेरनी पोर्टल है, यह लॉन्च किया गया था महिलाओं की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एक राष्ट्र एक चुनाव, अभी हाल ही में इसके लिए कौन सा नंबर का बिल आता है लोकसभा में, तो 129वें क्रम का विधेयक बिल आता है लोकसभा में। और किस कमेटी की अनुशंसा पर आया था यह एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल, तो रामनाथ कोविंद समिति है इसकी अनुशंसा पर। वन नेशन वन टैक्स, एक जो GST है, यह कब लागू होता है, तो 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, इसके लिए प्रोजेक्ट ईशान प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के लिए, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए। तो आपको ये याद रखना है इनफिलिपनेट यह किसके लिए, तो ओनली वन सब्सक्रिप्शन जो है इसके लिए प्रारंभ किया गया है। ओनली वन सब्सक्रिप्शन इनफिलिपनेट के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो 1984 में जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ पर एक त्रासदी होती है, एक जो जहरी गैस है इसका रिसाव होता है। और अभी तक जो जहरीला कचरा था वहाँ पर वह फैक्ट्री बंद थी पिछले 40 वर्षों से, और जहरीला जो कचरा था वहीं पर रखा था। तो उसको निपटान करने की अभी पहल कहाँ पर, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। 3-4 दिसंबर की रात्रि थी, 3-4 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 में भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसमें जो MIC गैस है इसका रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक बहुत जहरीली गैस होती है, इसका रिसाव होता है और यहाँ पर मौत का तांडव होता है। जहाँ पर अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 4-4.5 हज़ार लोगों की मौत का आंकड़ा दिया था, लेकिन और कुछ इससे परे ही होता है जो वास्तविकता होती है उससे, जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें। तो यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो 4-4.5 हज़ार लोग, बाकी इसमें हज़ारों की संख्या में लोग मरे और लाखों की संख्या में इससे प्रभावित हुए लोग। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखना है, इस गैस के कारण यह त्रासदी हुई थी भोपाल में 1984 को 2-3 दिसंबर की रात्रि को। ये आपको ध्यान रखना है, 2-3 दिसंबर की रात्रि को यह घटना होती है और इसके 40 साल पूर्ण होते इस घटना के। और
जो हाई कोर्ट है उसके निर्देश दिया है कि जो जहरीला कचरा है मिथाइल आइसोसाइनेट का, इसको यहाँ से उठाया जाए इस कचरे को, और इसका कहीं पर इसका ऐसा निस्तारण किया जाए या इसका निस्तारण किया जाए इस तरह से कि यह आम जनता को प्रभावित न करे। तो 337 मिलियन टन जो रासायनिक कचरे का निपटान है इसका कार्य शुरू हुआ है, और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो लीक प्रूफ कंटेनर है और जीपीएस की ट्रैकिंग द्वारा यहाँ से जो टैंकर है उन्हें भर के ले जाया जाए, वह लीक प्रूफ टैंकर होने चाहिए और जीपीएस से इनकी ट्रैकिंग किया जाए। और इनको जो इंदौर है, इंदौर के पास में एक जिला पड़ता है 40-45 किलोमीटर पे धार जिला का एक स्थान है पीथमपुरा, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है पीथमपुर को। तो यहाँ पीथमपुर में इसका निपटान किया जाएगा। यहाँ पर लीक प्रूफ कंटेनर और जीपीएस ट्रैकिंग की सहायता से जो भी वाहन होंगे ले जाने के लिए, जो ट्रक या कोई भी जो कंटेनर होंगे उसके द्वारा इन्हें ले जाया जाएगा पीथमपुर में, और यहाँ पर इसका निपटान किया जाएगा। ये अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी इसका जो कचरा था इसे निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल के द्वारा जीता गया है 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब, 33वीं बार जीता है। लेकिन ये क्रम कौन सा इस ट्रॉफी का? तो 78वां क्रम है जो संतोष ट्रॉफी इसका, और फुटबॉल से संबंधित है। यह संतोष ट्रॉफी 2024 फुटबॉल की ट्रॉफी है। यह इसका 78 क्रम था यह, और फाइनल कहाँ पर खेला गया है? तो बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में फाइनल खेला गया था। किसके मध्य? बंगाल और केरल, बंगाल वर्सेस केरल, इन दोनों के मध्य फाइनल होता है, जिसमें बंगाल विजेता रहता है इस कप के लिए। और 33वीं बार यह कप जीतता है जो फुटबॉल का बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है इसमें? तो पीटर थंगराज है, यह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं यहाँ पर। अगर डूरंड कप की बात करें तो यह भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, और संतोष ट्रॉफी भी ये फुटबॉल से संबंधित है। और अभी हाल ही में डूरंड कप को किसने जीता है? तो जो नॉर्थ ईस्ट FC अर्थात नॉर्थ ईस्ट जो फुटबॉल क्लब है इसके द्वारा डूरंड कप को जीता गया है। और अभी कबड्डी किसने जीती है? जो कबड्डी प्रतियोगिता है तो जो हरियाणा स्टार्स है, हरियाणा स्टीलर्स के प्रो कबड्डी लीग को जीता गया है इस बार। किसके द्वारा? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का कोपा अमेरिका कप किसने जीता है? यह भी संबंध किससे? कोपा अमेरिका कप का, तो इसका संबंध भी फुटबॉल से। और इस बार किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है कंबोडिया को हराकर, जो कोपा अमेरिका कप है। और यूरो कप का विजेता कौन रहा है इस बार? यह भी फुटबॉल से संबंधित है, तो स्पेन विजेता रहा था इस बार यूरो कप का। तो ये आपको ध्यान रखना है संतोष ट्रॉफी के बारे में भी, कि बंगाल ने इस बार जीता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा जी को नियुक्त किया गया है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया का CEO, और 1 मार्च 2025 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा रजत वर्मा जी का। विपुल कुमार, अभी हाल ही में इन्हें जो CRPF है उसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है विपुल कुमार जी को। राम सुब्रमण्यम जी, अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो मानव अधिकार आयोग हमारा, उसके हेड अभी किसे? राम सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। संजय मल्होत्रा जी, अभी हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा जी। हमारे केक कौन बने? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो अभी हाल ही में संजय मूर्ति जी हमारी केक बने। 51वें CJI कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो संजय खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते 51वें क्रम के। कैबिनेट सचिव कौन बने अभी? तो T सोमनाथन, यह कैबिनेट सचिव बने। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया राहटकर जी अभी महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। एयरफोर्स के हेड कौन है वर्तमान में? तो अमरप्रीत सिंह जी वर्तमान में एयरफोर्स के हेड है। नेवी के हेड वर्तमान में दिनेश त्रिपाठी जी है। आर्मी के हेड वर्तमान में उपेंद्र त्रिवेदी जी है। और हमारे CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में, तो अनिल जी चौहान वर्तमान में हमारे CDS से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और किशोर मकवानी जी वर्तमान में क्या बने? तो अनुसूचित जाति आयोग है, जो अनुसूचित जाति आयोग, इसके हेड कौन बने भी वर्तमान में? तो किशोर मकवाना जी बने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन ये, लेकिन इसका जो नाम इस प्रकार लिखा है गवर्नमेंट ने, सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। सृजन मोबाइल ऐप यह पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहाँ के CM जो भगवंत मान जी है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और मातृ मृत्यु दर को कम करने इसका उद्देश्य है, और जो नवजात शिशु है उनकी देखभाल की जा सके सृजन ऐप मोबाइल ऐप के द्वारा,
इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है भगवत मान जी के द्वारा, जो सीएम है कहाँ के, पंजाब के। मिशन निश्चय यह पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो नशीले पदार्थ हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए या उनके जो कम करने के लिए और युवाओं में जो इनके प्रति जागरूकता है वह बढ़ाने के लिए मिशन निश्चय प्रारंभ किया था पंजाब सरकार ने। संज्ञान ऐप यह आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। प्रवाह ऐप यह आरबीआई लॉन्च करता है प्रवाह ऐप को। सी विजिल ऐप यह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो CSA जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया था सी विजिल ऐप। और जो सुविधा ऐप है, इन दोनों को, सुविधा ऐप जो ऑनलाइन आप जो भी ये निर्वाचन जो भी उम्मीदवार रहते हैं, उम्मीदवार ऑनलाइन ही अपनी जो रैली है उसका जो रैली है उसकी जानकारी दे सकते हैं और यहाँ से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं सुविधा ऐप से। सेंटिनल ऐप अभी केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, सिग्नल को तोड़ता है, तो उसको जब ऑनलाइन चालन काटने के लिए अभी सेंटिनल ऐप लॉन्च किया था केरल सरकार ने। ई साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया था, तो यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, जो मेंबर ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट ने MP लेट्स के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आज 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और क्लास के बारे में या समझाने के तरीके में अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।